कल्पना कीजिए, एक मछुआरा बंगाल के किसी छोटे से गांव से जिंदगी भर मेहनत करके जो कमाया वो सब एक कंपनी में जमा कर दिया। कंपनी ने कहा था तुम्हारा पैसा दुगना हो जाएगा। एक किसान जिसने खेत बेचकर पैसे लगाए, सोचा बेटी की शादी हो जाएगी, और एक रिक्शा चलाने वाला रोज 50 रुपए बचाकर जमा करता रहा सालों तक। और एक दिन सब कुछ खत्म, कंपनी बंद, ऑफिस पर ताला, मालिक भागा हुआ, फोन बंद, पैसा गायब। 17 लाख लोग, 20,000 से 30,000 करोड़, सब कुछ लुटा। और फिर 200 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया। हाँ, 200 से ज्यादा एजेंट्स, डिपॉजिटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, जिनकी जिंदगी भर की कमाई डूब गई, उन्होंने जिंदगी ही खत्म कर दी। ये कहानी है शारदा स्कैम की, इंडिया का सबसे बड़ा पॉन्जी फ्रॉड, जिसने पूरे बंगाल को तबाह कर दिया और जिसमें नेता, अभिनेता, पुलिस अधिकारी, पत्रकार सब शामिल थे। और सबसे शॉकिंग बात, इस स्कैम का मास्टरमाइंड 13 साल जेल में रहा और 2025 में उसे बेल मिल गई। ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आज की कहानी है इंडिया के सबसे बड़े पॉन्जी स्कैम की, शारदा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैंडल की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं किलर कहानियां, जहां हर कहानी दिल को छूती है और रूह हिला देती है। दोस्तों, अपने चैनल किलर कहानियां पर हम जो भी केस लेकर आते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हर कहानी की तह तक जाकर हम आपके सामने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई ही परोसें। इसमें बड़ी मेहनत और वक्त भी लगता है, इसलिए मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की किलर कहानी में उतरते हैं। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था सुदीप्तो सेन। सुदीप्तो सेन कोई मामूली इंसान नहीं था। सॉफ्ट स्पोकन, चार्मिंग, जबरदस्त ओरेटर, यानी बहुत अच्छा बोलता था वो। जब बोलता था तो लोग सुनते रहते थे। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी जवानी में नक्सल मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था। बाद में उसने अपना नाम शंकरादित्य सेन से बदलकर सुदीप्तो सेन रख लिया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उसने 1990s में प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई। एक तरह से अपनी पूरी पहचान ही बदल ली। और फिर 2000 के आसपास सुदीप्तो ने दक्षिण कोलकाता में लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए और यहीं से उसका पॉन्जी स्कीम का बीज पड़ा। उसने एक लैंड बैंक बनाया, लोगों से पैसा लिया, जमीन खरीदी, मुनाफा दिखाया। शुरू में सब ठीक चला और फिर उसने बनाई शारदा ग्रुप। दोस्तों, इस नाम में ही सबसे बड़ी चालाकी छिपी थी। शारदा, ये नाम है शारदा देवी का, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। बंगाल में जिनका नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। सुदीप्तो ने अपनी कंपनी का नाम इसलिए शारदा रखा ताकि लोगों को ये लगे कि ये कोई पवित्र, भरोसेमंद संस्था है। धर्म की चाशनी में लिपटा हुआ फ्रॉड था ये। शारदा ग्रुप 200 से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज का एक कंसोर्टियम था, यानी 200 से ज्यादा छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज को एक छतरी के नीचे लाकर जोड़कर बनाया गया था ये ग्रुप। बाहर से देखने में एक बड़ी पावरफुल कंपनी लगती थी, लेकिन अंदर से ये सब अलग अलग कंपनियां थी जो सुदीप्तो सेन कंट्रोल करता था। वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चलाता था जिन्हें लोग चिट फंड कहते थे। असल में ये क्लासिक पॉन्जी स्कीम था। पॉन्जी स्कीम क्या है? सीधे शब्दों में पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स का पैसे से रिटर्न दिया जाता था। जब तक नए इन्वेस्टर्स आते रहे सब ठीक चलता रहा, लेकिन जिस दिन इन्वेस्टर्स कम हुए पूरा महल ताश के पट्टों की तरह ढह गया। शारदा ग्रुप ने लोगों से कहा बस 100 रुपए से शुरू करो, 15 से 50% तक रिटर्न मिलेगा, कुछ स्कीम में तो 100% तक रिटर्न मिलेगा। गरीब लोगों के लिए सुनहरा मौका था। बैंक्स में 4 से 5% ब्याज मिलता था और शारदा में लगभग 50%। सुदीप्तो ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने गांव और कस्बों में लोकल एजेंट्स भर्ती किए। 2.5 से लेके करीब 3.5 लाख एजेंट्स। इन एजेंट्स को 25% से लेके 40% तक कमीशन मिलता था। जरा सोचिए, अगर आप गांव में रहते हो, बेरोजगार हो और कोई आपको कहे कि बस लोगों को कन्विंस करो पैसे जमा करने के लिए और तुम्हें हर जमा पैसे का 40% कमीशन मिलेगा, तो क्या करेंगे आप? इन एजेंट्स ने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको शारदा में इन्वेस्ट करवाया और खुद भी अपना पैसा लगा दिया। एक पूरा इकोसिस्टम बन गया जिसमें सब एक दूसरे को फंसा रहे थे। दोस्तों, सुदीप्तो सेन सिर्फ लोगों का पैसा नहीं लूट रहा था, वो एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर रहा था और इस साम्राज्य की नींव थी सेलिब्रिटीज, मीडिया और पॉलिटिक्स। सबसे पहले मीडिया।
शारदा ग्रुप ने 8 अखबार खरीद लिए 5 भाषाओं में, सेवन सिस्टर्स पोस्ट और बंगाल पोस्ट, शकल बेला और कलम। इसके अलावा टीवी चैनल्स भी एक्वायर किए। एक पूरा मीडिया एम्पायर खड़ा किया गया। क्यों? ताकि कोई मीडिया हाउस शारदा के खिलाफ लिख ही ना सके। फिर सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड एक्टर और टीएमसी एमपी मिथुन चक्रवर्ती को शारदा ग्रुप के मीडिया प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। टीएमसी एमपी शताब्दी रॉय को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जब गांव का एक किसान टीवी पर मिथुन दा को शारदा के बारे में बोलते देखता तो उसे लगता अगर मिथुन दा कह रहे हैं तो ये सेफ ही होगा। यही था सुदीप्तो का खेल, सेलिब्रिटी ट्रस्ट को कैश में बदलना और फिर पॉलिटिक्स। दोस्तों, ये सबसे गहरा और सबसे गंदा हिस्सा है। टीएमसी एमपी श्रींजॉय बोस भी शारदा से जुड़े थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मदन मित्रा शारदा से सैलरी लेते थे और खुलेआम लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करते थे। और सबसे एक्सप्लोजिव बात, सुदीप्तो सेन ने बाद में अपने कन्फेशन लेटर में दावा किया कि उसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बनाई पेंटिंग खरीदी, करीब $2,60,000 यानी करोड़ों रुपए इंडियन करेंसी में। इसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि पब्लिक लाइब्रेरीज में शारदा ग्रुप के अखबार रखे जाएं। जरा सोचिए, एक पॉन्जी स्कीम ऑपरेटर की कंपनी के अखबार सरकारी लाइब्रेरीज में, ये कैसा सिस्टम है? 2011 में सेबी ने राज्य सरकार को वार्न किया था कि शारदा की एक्टिविटीज डाउटफुल है। दिसंबर 2012 में आरबीआई गवर्नर दुवर्री सुब्बा राव ने कहा कि वेस्ट बंगाल सरकार को खुद ही एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि शारदा का पैसा सत्ता की नसों में बह रहा था। जनवरी 2013 पहली बार ऐसा हुआ कि शारदा ग्रुप में जितना पैसा बाहर जा रहा था यानी पे आउट्स, उतना अंदर नहीं आ रहा था यानी इनफ्लोज। पॉन्जी स्कीम का ये वो मोमेंट होता है जो एक्सपेक्टेड है, देर सवेर ये होता ही है। सुदीप्तो को अब एजेंट्स और डिपॉजिटर्स को शांत करना मुश्किल हो रहा था। ऑफिसेस पे भीड़ जुटने लगी, फोन पर गालियां मिलने लगी। एजेंट्स जिन्होंने अपने रिश्तेदारों का पैसा लगवाया था वो भी घबरा गए। फिर 6 अप्रैल 2013 सुदीप्तो सेन ने सीबीआई को एक 18 पन्नों का कन्फेशन लेटर लिखा। पता है इस लेटर में उन्होंने क्या लिखा था? इसमें उन्होंने 22 नेताओं के नाम लिए जिनको उन्होंने पैसे दिए थे। उसने लिखा कि मैं किसी भी वक्त सुसाइड कर सकता हूं क्योंकि मैं बेबस महसूस कर रहा हूं। इन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया और बंदूक की नोक पर धोखा दिया। 14 अप्रैल 2013 को सुदीप्तो सेन और कुणाल घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 18 अप्रैल को सुदीप्तो के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ, लेकिन वो भाग चुका था। 20 अप्रैल तक ये खबर पूरे भारत में हेडलाइन बन चुकी थी। और बंगाल में, दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में एक व्यक्ति ने कहा, हम घर में एक बैंकरप्ट डिपॉजिटर हैं या एक भगोड़ा एजेंट। जो दोस्त थे दुश्मन बन गए, खुशहाल परिवार तबाह हो गए। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि उनकी फीस के पैसे नहीं थे घर वालों के पास। दुकानदारों ने शटर खोलना तक बंद कर दिया। लोगों ने स्कैम को बॉन्जी कहना शुरू कर दिया। पॉन्जी और बंगाल को मिलाकर इसे बॉन्जी नाम दिया गया। 23 अप्रैल 2013 सुदीप्तो सेन, देवजानी मुखर्जी, शारदा ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और अरविंद सिंह चौहान को कश्मीर के सोनमर्ग से गिरफ्तार किया गया। ये तीनों एक हफ्ते से भाग रहे थे। देवजानी मुखर्जी, ये कौन थी? ये थी 30 साल की अच्छी पढ़ी लिखी एक एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ली हुई औरत, और फिर शारदा ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई। वो शारदा ग्रुप की तरफ से चेक साइन करने का अधिकार रखती थी। सुदीप्तो और देवजानी के रिलेशनशिप की भी काफी चर्चा हुई, लेकिन गिरफ्तारी से पहले जो हुआ वो सबसे भयानक था। 200 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया। एजेंट्स जिन्होंने अपने रिश्तेदारों का पैसा डुबोया, उन्होंने शर्म से जान दे दी। डिपॉजिटर्स जिनकी जिंदगी भर की कमाई गई, उन्होंने उम्मीदें खो दी। छोटे कारोबारी जिन्होंने बिजनेस बंद करके शारदा में लगाया, उन्होंने हार मान ली। एक महिला, गीता मंडल, जिसके पति सुनील मंडल ने शारदा में अपनी आखिरी जमीन बेचकर पैसा लगाया था, जब सब डूब गया तो सुनील मंडल ने 2014 में जान दे दी और गीता अकेली रह गई। दोस्तों, अब शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर, और ये चैप्टर राजनीति से इतना गंदा है कि सुनकर आपको गुस्सा आएगा।
सबसे पहले वेस्ट बंगाल सरकार ने एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। इस एसआईटी के हेड बने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार, जो कि एक 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। लेकिन सेंट्रल एजेंसी सीबीआई और ईडी का कहना था कि वेस्ट बंगाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रही, एविडेंस छुपाया जा रहा है। ईडी ने कहा स्टेट पुलिस ने हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑब्स्ट्रक्ट की है यानी रोकी है। मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। पूरे ईस्टर्न इंडिया में 44 पॉन्जी स्कीम कंपनीज की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। वेस्ट बंगाल एसआईटी के पास से सारे अरेस्टेड सस्पेक्ट्स जैसे सुदीप्तो सेन, देवजानी मुखर्जी, कुणाल घोष सबको सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन जब 2019 में सीबीआई ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने की कोशिश की तो क्या हुआ? सीबीआई की टीम राजीव कुमार के घर पहुंची, लेकिन कोलकाता पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को ही हिरासत में ले लिया। हाँ, आपने सही सुना, सीबीआई ऑफिसर्स को पुलिस ने डिटेन किया। और इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया, सेव इंडिया सेव डेमोक्रेसी के बैनर तले। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा राजीव कुमार से पूछताछ एक न्यूट्रल लोकेशन शिलोंग में हो और उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में एक बात साफ कर दी कि इस स्कैम में इतने बड़े बड़े नाम फंसे हुए हैं कि इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए सत्ता की पूरी ताकत लगा दी गई। गिरफ्तार कौन कौन हुए? टीएमसी एमपी कुणाल घोष, शारदा मीडिया का सीईओ, टीएमसी एमपी शिंजॉय बोस, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मदन मित्रा, फॉर्मर वेस्ट बंगाल डीजीपी रजत मजूमदार। मई 2021 में सीबीआई ने फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चैटर्जी और मदन मित्रा को भी अरेस्ट किया, गवर्नर की परमिशन के बाद। फॉर्मर आसाम डीजीपी शंकर बरुआ, जो शारदा स्कैम में सस्पेक्ट थे। असम के पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ ने खुदकुशी कर ली है। शारदा घोटाले में शंकर बरुआ को सीबीआई ने समन भेजा। दिसंबर 2020 में जेल से पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी को एक और लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कई और नेताओं के नाम लिए। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम सभी पार्टीज के नाम थे ये। उसने लिखा जो लोग हाई मोरल्स की बात करते हैं उन्होंने असल में गरीब लोगों को चीट किया है। सीबीआई ने अक्टूबर 2014 में पहला चार्जशीट फाइल किया। आरोप चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट। लेकिन ट्रायल आज तक पूरा नहीं हुआ है। सुदीप्तो सेन 13 साल से जेल में था। 2013 से 2025 तक उसके खिलाफ बंगाल में 389 केसेस रजिस्टर्ड है। 305 केसेस में तो वो अरेस्टेड है। लेकिन द प्रिंट की एक हालिया इन्वेस्टिगेशन ने जो तस्वीर दिखाई वो बेहद चौंकाने वाली है। कोर्ट रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि कई कोर्ट्स में चार्जशीट पेंडिंग है, गवाह डिपोज नहीं कर रहे, अक्यूज्ड को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। एक कोर्ट बलारूघाट दक्षिण दिनाजपुर में पिछले 13 हियरिंग से एविडेंस एग्जामिनेशन का स्टेज चल रहा है। दमदम जेल को ऑर्डर दिया गया कि देवजानी मुखर्जी को प्रोड्यूस करो, लेकिन कंप्लाई नहीं हुआ। देवजानी आखिरी बार 2017 में कोर्ट में दिखी। 2018 से कोई गवाह कोर्ट में नहीं आया। बारासात कोर्ट में सुदीप्तो 2013 में आखिरी बार प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद से पुलिस ने उसे कोर्ट में लाने की रिक्वेस्ट ही नहीं की। अगस्त 2025 में कोलकाता की बंकशाल कोर्ट ने सुदीप्तो और देवजानी को 3 केसेस में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा पुलिस ने फ्रॉड और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस साबित करने के लिए इनफ एविडेंसेस नहीं दिया। बहुत कम गवाहों ने डिपोज किया जिससे प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर हो गया। और फिर 2025 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुदीप्तो सेन को 13 साल बाद बेल दे दी। कोर्ट ने सरकार को स्टेलमेट के लिए फटकार लगाई, यानी कोर्ट ने खुद माना कि ट्रायल जानबूझ के आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। सुदीप्तो सेन के वकील का कहना है कि जब पुलिस और सीबीआई ट्रायल आगे बढ़ने को तैयार नहीं तो सेन को जेल में क्यों रखा जाए। दोस्तों ज़रा सोचिए, 17 लाख लोगों का पैसा डूबा, 200 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया और मास्टरमाइंड 13 साल बाद बेल पर बाहर आ गया। क्या ये इंसाफ है? शारदा जैसे स्कैम्स अभी भी हो रहे हैं, नाम बदलते हैं, तरीका वही रहता है। इसलिए कुछ बातें याद रखिए। पहला, अगर कोई गारंटी दे कि पैसा दुगना होगा तो समझ जाइए ये फ्रॉड है, ये एक रेड फ्लैग है। कोई भी लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट गारंटी रिटर्न नहीं देती। बैंक में फिक्स डिपॉजिट पर 6 से 7% मिलता है।
अगर कोई 50% या 100% बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। दूसरा, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का मतलब ये नहीं है कि स्कीम सेफ है। शारदा में मिथुन दा ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि ये एक पॉन्जी स्कीम है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी और आरबीआई की वेबसाइट पर चेक करें कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं। तीसरा, एजेंट के जरिए कभी इन्वेस्ट ना करें। हमेशा डायरेक्टली बैंक या रजिस्टर्ड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाएं। अगर आपके दरवाजे पर आकर कोई स्कीम बेच रहा है और बहुत ज़्यादा कमीशन कमा रहा है तो समझ जाइए वो कमीशन आप ही के पैसों से जा रहा है। चौथा, पॉन्जी स्कीम को पहचानना सीखें। अगर किसी स्कीम में पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स के पैसे से रिटर्न मिल रहा है तो ये पॉन्जी है। कैसे पहचानें? अगर स्कीम बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा एजेंट्स रिक्रूट हो रहे हैं और रिटर्न्स टू गुड टू बी ट्रू है तो रेड फ्लैग है ये। पांचवा, धर्म और भावनाओं के नाम पर कभी इन्वेस्ट ना करें। शारदा ने शारदा देवी का नाम इस्तेमाल किया। कई स्कीम्स मंदिर, मस्जिद या धार्मिक लीडर्स का सहारा लेती हैं। आपकी आस्था सम्मान योग्य है, लेकिन आपका पैसा आपकी समझदारी से इन्वेस्ट होना चाहिए। छठा सबक, शिकायत करने से ना डरें। अगर आपको किसी स्कीम में फ्रॉड का शक हो तो तुरंत सेबी, आरबीआई या लोकल पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में शिकायत करें। हेल्पलाइन नंबर है 1800-266-7575। दोस्तों, शारदा स्कैम सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है। एक आदमी ने 200 कंपनीज बनाई, 17 लाख लोगों का भरोसा जीता, 20,000 से 30,000 करोड़ लूटे, सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, नेताओं को पैसे दिए, मीडिया को खरीदा, पुलिस को चुप कराया और जब सब कुछ ढह गया तो 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और 13 साल बाद ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ। मास्टरमाइंड बेल पर बाहर है, पैसा रिकवर नहीं हुआ है और 17 लाख लोग अभी भी इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। बंगाल में कहावत है, जे जाए लोंकाए शे होए राबोन। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हुई होगी। इसका हिंदी में मतलब है कि जो लंका जाता है वो रावण बन जाता है। शारदा के केस में जो भी इस सिस्टम के करीब गया, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, पुलिस अधिकारी हो या पत्रकार, सबके हाथ गंदे हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत किसने चुकाई? उस मछुआरे ने, उस किसान ने, उस रिक्शा वाले ने, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई एक झूठे सपने में लगा दी। उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? शायद कभी नहीं। आपको क्या लगता है, क्या शारदा के दोषियों को सज़ा मिलेगी या ये केस भी फाइल्स में दबकर रह जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ऐसी सच्चे किरदारों की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए किलर कहानियाँ चैनल को और अपने लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए हमारा हौसला बढ़ाइए। अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का हैंडल है किलर कहानियाँ। अपना समय और प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद।